हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी कभी तो मुस्कुरा लिया करो कैसी लगी, पसंद आई ना। ये एक लव स्टोरी है और लव स्टोरी में थोड़ा तकरार, थोड़ा नोक झोंक बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि प्यार की शुरुआत ही थोड़ा तकरार से होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक सुना कि रानू जिस लड़के से लड़ पड़ती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हीं के ऑफिस में, राहुल के ऑफिस में ही वो इंटरव्यू के लिए आती है। वहाँ पर उसका सिलेक्शन एक सेक्रेटरी के रूप में हो जाता है और वो जब राहुल को देखती है तो सोचती है मैं यहाँ कहाँ आ गई और कहाँ ये बंदा बिल्कुल इतना खड़ूस है और ना इसके चेहरे पर स्माइल है, ना ठीक से बात करता है, और मैं कहाँ हमेशा हंसने वाली लड़की हूँ और मैं कैसे काम करूँगी। वो सारी बात अपने पापा से भी शेयर करती है और उसे दूसरे दिन ऑफिस आने में थोड़ा लेट हो जाता है। इधर राहुल भी गुस्सा होता है अपने पापा से कि आपने कैसे कैसे लोगों को अपॉइंट करके रखा है और इस तरह मैं उस लड़की के साथ काम नहीं कर पाऊँगा। तो इधर वो अपने पापा से भी शिकायत करता है और जब वो ऑफिस जा रहा होता है तभी वो देखता है रानू भी सड़क पर खड़ी हुई ऑटो का इंतज़ार कर रही है और जिसकी वजह से ऑफिस काफ़ी, वो घड़ी देखता है तो 10 बज रहे होते हैं, तो काफ़ी वो लेट हो रही होती है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि ये लड़की जब 10 बजे ऑफिस पहुंचेगी, 11 बजे ऑफिस पहुंचेगी तो ये काम क्या करेगी। तो इस सारी बातों से वो उसे लिफ्ट देता है और लाकर ऑफिस में दोनों गाड़ी से उतरते हैं। रानू से थैंक्स बोलती है तो वो अपने मन में कहता महारानी आ गई और मुझे थैंक्स बोल रही हैं। रानू जल्दी जल्दी अपने सीट पे आती है और वहाँ से वो फाइल उठाती है और राहुल के केबिन में जाती है। कहती है सर मैं आई कम इन, तो राहुल कहता हाँ आ जाइए और तो बड़े खुशी से कहती है सर मैंने कल पूरा काम कंप्लीट किया, मैं इसके बाद मैं घर गई, देखिए मैंने पूरा काम कंप्लीट किया, मैंने जितना वर्क आपने दिया था मैंने सब कर दिया। तो राहुल कहता है बहुत मेहरबानी है आपकी कि आपने काम किया, आपने पूरा कंप्लीट किया, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा कि आपने पूरा काम एक ही दिन में कंप्लीट किया। लेकिन अब मुझे आपके इस एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रानू कहती है जी सर। तो राहुल कहता है कि आप एक एहसान और करेंगे मुझ पर। तो रानू कहती जी सर। तो राहुल कहता है आप एक काम कीजिए, आप पापा के केबिन में जाइए और पापा की ही पर्सनल सेक्रेटरी रहिए, मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप पापा को जो भी ज़रूरत हो, जो भी उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जो भी काम की ज़रूरत हो, आप उनका काम कीजिए, प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। रानू बहुत तेज़ मुँह बनाती है, वो अपने मन ही मन बुदबुदाती है कि मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं वैसे भी नहीं चाहती थी इस खड़ूस इंसान के साथ काम करना। बहुत अच्छा है सर, तो बहुत अच्छे हैं, कल परसों में मिली थी तो सर बहुत अच्छे से बात कर रहे थे बेटा बेटा करके, और वो इनसे तो लाख गुना अच्छे सर हैं और कम से कम मुझे इस खड़ूस का चेहरा अब नहीं देखना पड़ेगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस इंसान के साथ काम करूँ। वो अंदर ही अंदर खुश होती, कहती जी सर, और कहकर वो केबिन से बाहर निकल आती है। वो मिस्टर मेहता के रूम में जाती है और राहुल से पूछती है कि सर, वो जाती है मिस्टर मेहता के रूम में और पूछती है सर मैं कम इन। तो वो कहते हैं हाँ बेटा आ जाओ। तो वो कहती है सर मुझे समय आपके साथ काम करने के लिए कहा है और सर बहुत अच्छी बात है और मैं आपके साथ काम करके बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा है कि मैं वहाँ से चली आई, कौन उस खड़ूस इंसान को झेले। तो मिस्टर मेहता चश्मे से उगार से देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं सर क्या काम, कोई जो भी काम है आप मुझे दे दीजिए, मैं कर दूँ उसको और मैं फिर टाइम से घर चली जाऊँगी। तो मिस्टर मेहता को थोड़ी सी फाइलें होती हैं तो देते हैं। तो कहते बेटा इसको काम कंप्लीट कर लेना और मेरे पास ज़्यादा वर्क नहीं है, राहुल ही सब कुछ देखता है तो मेरे पास ज़्यादा नहीं, मैं तो टाइम पास के लिए ऑफिस आता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, तुम इतना काम कर लेना, इसके बाद फिर चली जाना। रानू
फाइलें उठाती है, अपने के सीट पे आती है, वहाँ पर वो सारा काम ख़त्म करती है और ले जाकर फिर फाइल वापस रख देती है। रानू और मिस्टर मेहता में बहुत अच्छे से बातचीत होती है, बहुत अच्छे से दोनों लोग, ऐसा लगता ही नहीं कि एम्प्लॉय और बॉस हैं। तो अक्सर वो लोग बातें करते हैं, कभी राहुल के बारे में, कभी ऑफिस के बारे में। एक दिन ऐसे ही रानू केबिन में आती है और किसी बात पे राहुल उस पर गुस्सा किए रहता है, तो वो झंझनाई हुई थोड़ा सा केबिन में आती है। तो मिस्टर मेहता उसे कहते, क्या हुआ बेटा, तुम जानती हो कि वो थोड़ा सा गुस्सैला है, कुछ बोल दिया होगा। तो कहती, नहीं सर, जब मैं पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ, इसके बाद भी सर मुझे रोकते टोकते हैं, मुझे सर कल किसी न किसी बहाने से ज़रूर डांटते हैं। मेरी दुश्मनी क्या मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है कि मैं कोई पागल हूँ या कोई ऐसी सरफरी लड़की हूँ? तो मिस्टर मेहता कहते, नहीं बेटा, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे आने से केबिन में काफ़ी, ऑफिस में भी काफ़ी चहल पहल रहती है, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। तो कहती, सर एक बात बताइए, आप राहुल जी आप ही के बेटे हैं? तो कहते, हाँ। तो रानू कहती, सर मुझे लगता है कि आपने इसमें गोद वोद लिया है। तो कहते, नहीं बेटा, मेरा ही बेटा है। तो रानू कहती, सर एक बात बताइए, आप इतने अच्छे हैं, इतने केयरिंग हैं, आप इतने अच्छे से बात करते हैं, फिर राहुल सर इतने खड़ूस, इतने गुस्सैले कैसे हैं? तो इस बार फिर मिस्टर मेहता मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं, बेटा वो थोड़ा बचपन से उसके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से वो ऐसे हो गया, वैसे नहीं था, और धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो रानू कहती है, अब क्या सही होंगे सर, क्या बुढ़ापे में सही होंगे? और मिस्टर मेहता मुस्कुराने लगते हैं। और रानू से उनकी अक्सर बातचीत होती है, कभी रानू शायरी करती है, तो कभी मिस्टर मेहता शायरी में उसका ही जवाब देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर एक पिता पुत्री की तरह उनका रिश्ता था। रानू काफ़ी सम्मान करती थी मिस्टर मेहता का, और मिस्टर मेहता भी रानू को काफ़ी प्यार करते थे कि छोटी, मतलब उन्हें अपनी बेटी परी और रानू में कोई अंतर नहीं लगता था। वो जितना परी से प्यार करते थे, वैसे ही वो रानू से प्यार करते थे। रानू जब भी ऑफिस से घर जाती तो अपने पापा से मिस्टर मेहता की बहुत तारीफ करती, पर राहुल की बहुत बुराई करती। उसके पापा उसे समझाते, बेटा हर इंसान अलग अलग होता है, और उसकी मम्मी भी काफ़ी कहती कि तू जब से आती है बस ऑफिस की बातें ही लेकर बैठ जाती है, ऑफिस के अलावा तुझे कुछ नहीं दिखाई देता, और सबसे बड़ी बात है तो हमेशा बुराई करती रहती है। जबकि मैंने सिखाया है कि किसी की बुराई नहीं करते, हर इंसान अलग अलग होता है। तो इस पर रानू और उसके पापा कुछ नहीं बोलते, मुस्कुराने लगते। इसी तरह उनका रूटीन चल रहा था। रानू रोज ऑफिस जाती, मिस्टर मेहता का काफ़ी ख्याल रखती थी, और वो उनकी दवा कब उन्हें लेनी है और कब उन्हें खाना खाना है, कब उन्हें नाश्ता लेना है, इन सब चीज़ों का वो काफ़ी ख्याल रखती थी। धीरे धीरे टाइम यूँ बीत रहा था। एक दिन रानू अपनी सीट पर बैठी काम कर रही थी कि तभी उसे ऑफिस से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो दौड़ी भागी हुई ऑफिस केबिन के अंदर जाती है और वो देखती है मिस्टर मेहता, जिन्हें अस्थमा की बीमारी थी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनका पंप नहीं मिल रहा था। वो पंप लेने के लिए इधर उधर लपक रहे थे, पर उन्हें पंप नहीं मिल रहा था, उन्हें काफ़ी दिक्कत हो गई थी। और रानू ने जल्दी से इधर उधर देखा, उनका पंप साइड में पड़ा हुआ था, वो जल्दी से उनके मुंह में पंप करती है, जिससे उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। इधर ऑफिस में सब लोग तक ये खबर पहुंच जाती है कि मिस्टर मेहता की तबीयत ख़राब हो गई है, और ये खबर राहुल तक जाती है। राहुल दौड़ा भागा हुआ आता है, उसने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था, और जब तक डॉक्टर आते हैं तब तक मिस्टर मेहता काफ़ी रिलीफ फील कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि अगर टाइम से इनको पंप ना मिला होता तो इन्हें काफ़ी दिक्कत हो जाती। जिसने भी ये काम किया बहुत अच्छा किया। तो इस पर मिस्टर मेहता कहते हैं, हमारी बेटी है ना रानू, इसके होते मुझे कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है, और अब लोगों को बुरा लगे या भला लगे, पर ये मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे अपने बच्चों से भी ज़्यादा। तो राहुल मुँह बना लेता है और
सोचता है कि पापा हमेशा एक एम्प्लॉय की तारीफ़ किया करते हैं, क्या ज़रूरत है उसके मुंह पर उसकी तारीफ़ करने की, उसे और गुमान हो जाएगा कि हाँ सर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर उनके फैमिली डॉक्टर होते हैं, तो कहते हैं कि एक काम करिए, आप कुछ दिन के लिए थोड़ा बाहर चले जाइए, यहाँ के माहौल से थोड़ा दूर चले जाइए, थोड़ा नेचर के पास चले जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी रिलीफ होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, कुछ दिन के लिए आप छुट्टी ले लीजिए। तो राहुल कहता है जी डॉक्टर साहब मैं कोशिश करूँगा कि पापा कहीं चले जाएं और वहाँ पर ये कुछ दिन रह लें। तो इस पर मिस्टर मेहता कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, जब तक मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं जाएंगे मैं नहीं जाऊँगा। तो राहुल पापा को एक नज़र से देखता है और उसके पापा समझ जाते हैं कि हाँ ये गुस्सा कर रहा है। और डॉक्टर जब चले जाते हैं तो वो पापा के पास बैठता है, कहता पापा आप हमारी ज़िंदगी है, मम्मी तो हमें बहुत पहले छोड़ के चली गई हैं, पर अगर आपको कुछ हो गया तो हम बच्चे कैसे ज़िंदा रहेंगे, ये बात आप नहीं समझ रहे हैं। आपको हिल स्टेशन जाना चाहिए और मैं आपका टिकट करा दे रहा हूँ और आप ज़रूर जाएंगे। रानू भी कहती है जी सर आपको ज़रूर जाना चाहिए और अगर आपको वहाँ पर अच्छा लगेगा तो आप वहाँ ज़रूर जाइए। तो इस पर राहुल कहता है आप थोड़ी देर चुप रहेंगी, मैं बात कर रहा हूँ ना पापा से। रानू मुँह बना के वो केबिन के बाहर चली जाती है। राहुल अपने पापा को काफ़ी समझाता है, उसे काफ़ी इमोशनल अपने पापा को उसने काफ़ी इमोशनल ब्लैकमेल किया कि अगर आप नहीं जाएंगे मेरे साथ हम लोगों के सर पर आपके हाथ का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ समझाने के बाद मिस्टर मेहता कहते मैं एक शर्त पे जाऊंगा। राहुल कहता मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप जो कहेंगे मैं सब कुछ करूंगा, बस आप हिल स्टेशन कुछ दिन के लिए चले जाइए। कहते हैं कि मिस्टर मेहता कहते हैं शर्त ये है कि तुम सब मेरे साथ चलोगे। तो राहुल कहता है पापा कैसे पॉसिबल है, अभी ऑफिस चल रहा है, ऑफिस में इतना वर्क है, मैं चला जाऊंगा तो यहाँ पर कौन संभालेगा, आप और परी चले जाइए। तो इस पर मिस्टर मेहता कहते हैं कि बेटा अभी 4-5 दिन की छुट्टी होने वाली है ऑफिस में और उसी बीच हम लोग तब चलते हैं। तो राहुल जानता है पापा अपने जिद पर अड़े हैं और वो नहीं मानेंगे, तो वो कहता है ठीक है हम लोग जब छुट्टी होगी 4-5 दिन की तब हम लोग चलेंगे। और ये कहकर वो कहता ठीक है मैं सबकी टिकट करा दे रहा हूँ और सब लोग फिर इसके बाद सब लोग साथ में चलते हैं। राहुल की बातें सुनकर मिस्टर मेहता कहते हैं ठीक है तुम टिकट करा दो और हम लोग साथ में ही निकलेंगे। तो राहुल कहता है मैं 3 टिकट करा ले रहा हूँ पापा। और तो इस पर मिस्टर मेहता कहते 3 टिकट नहीं 4 टिकट। तो राहुल कहता 4 क्यों, और कौन जा रहा है। तो इस पर मिस्टर मेहता कहते हैं रानू भी चल रही है, उसी के पास मेरे दवाई, मेरे डाइट चार्ट, मुझे कैसे क्या चीज़ खाना है सब कुछ उसी के पास है। अगर वो नहीं जाएगी तो तुम मेरा ख्याल नहीं रख पाओगे, परी भी नहीं रख पाएगी और उसी को ही सब कुछ पता है। तो इस वजह से 4 टिकट। तो राहुल और तमतमा जाता है, पापा आप एक काम करते हैं ना, रामू काका, माली काका और खाना बनाने वाले जितने भी सारे लोग हैं मैं सबका टिकट करा देता हूँ और सब लोग साथ में चलते हैं, ठीक। तो इस पर मिस्टर मेहता कहते हैं अब फिर तुम गुस्सा कर रहे हो, ठीक है हम नहीं जाएंगे। तो वो समझ जाता पापा जिद ही कर रहे हैं, तो कहता ठीक है मैं करा दूँगा। राहुल टिकट कराता है, चारों लोग ट्रेन से निकलते हैं। वहाँ पर पहुँचकर जो है इसके बाद हरिद्वार पहुँचकर वहाँ से लोग कैब करते हैं और कैब में इसी बीच इनकी परी की और रानू की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। रानू भी अपने पापा मम्मी से इजाज़त लेकर आती है, तो काफ़ी लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। और दोनों पीछे गाड़ी में बैठी हुई बीच में मिस्टर मेहता जी बैठे होते हैं और आगे राहुल बैठा होता है, पीछे परी और रानू बैठे होते हैं। दोनों कहते हैं एक बात बता परी, क्या तुम्हारा भाई कभी नहीं मुस्कुराता, पूरे रास्ते मुंह बनाए बनाए लैपटॉप में घुसे रहता है, कितना काम करते हैं सर। तो
परी से उंगली दिखाती कि चुप रहो भैया सुन लेंगे और डांट पड़ेगी हम दोनों को। तो वो कहती है कि नहीं सुनेंगे, धीरे से हम लोग बात कर रहे हैं। दोनों मुस्कुराते हुए बातें करते हुए राहुल के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। चले आ रहे थे। मिस्टर मेहता ये सारी चीज़ें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रानू की बातें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। वो बहुत एकदम हमेशा जहाँ रहती थी वहाँ एक खूब खुशनुमा माहौल होता था, एकदम सब लोग खिलखिलाते रहते थे। वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती कि सब लोगों के चेहरे पर ऐसे ही हंसी आ जाती। गेस्ट हाउस सब लोग पहुँचते हैं और गेस्ट हाउस पहुंचकर वहाँ पर परी बहुत दिनों के बाद अपने मंसूरी गेस्ट हाउस में पहुंचती है और वहाँ पर वो देखती है उसके लवली काका काफ़ी बूढ़े लगने लगते हैं। वो जाती है, हर कमरे को बड़े प्यार से देखती है। वो कभी जब आती थी अपनी मम्मी के साथ आती थी, बहुत छोटी थी, उसके बाद एक दो बार अपने भाई के साथ आई, पर बीच में काफ़ी गैप हो गया था जब वो यहाँ गेस्ट हाउस नहीं आ पाई थी। वो वहाँ आती है, हर रूम को निहारती है, हर कमरे को देखती है। उसे अपने बचपन की सारी यादें फिर रिवाइंड हो जाती हैं कि वो बचपन में क्या क्या यहाँ पर करती थी। लवली काका से वो जाकर गले मिलती है और लवली काका भी उसे देखकर रोने लगते हैं कि बहुत दिनों बाद बिटिया तुम लोग आई हो। और इस तरह वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। लवली काका को जब पता होता है कि वो लोग आ रहे हैं तो वो सारे कमरे की सफाई करा चुके होते हैं और नाश्ता बना चुके होते हैं। तो वो कहते हैं बिटिया तुम जाओ अपने रूम में, पहले फ्रेश हो जाओ। और इधर रानू से भी परी मिलाती है। परी कहती है लवली काका ये मेरी एक दोस्त है, पापा के ऑफिस में जॉब करती है, रानू जी हैं। तो उनसे मिलकर लवली काका को काफ़ी खुशी होती है। रानू काफ़ी हंसमुख होती है, वो तुरंत उनके पैर छूती है, उन्हें गले लगाती है। तो इस पर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छी लड़की है। और इधर वो रानू परी से बोलते हैं कि बेटा तुम लोग जाकर आराम करो, हमने तुम लोगों का कमरा सेट करके रखा है और साहब और छोटे साहब का रूम भी मैंने सही करके रखा है। तो इस बात पर वो लोग आते हैं अपने अपने रूम में। परी और रानू एक ही रूम में रहते हैं और राहुल का और मिस्टर मेहता का रूम अलग अलग रहता है। यहाँ आकर रानू सबसे पहले मिस्टर मेहता की दवाएं देती हैं, उन्हें क्या क्या खाना है लवली काका से बताती है, क्या चीज़ नहीं खाना है, ये सारी बातें वो लवली काका को समझा देती है। वहाँ आकर सब लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, जैसे लगता है खुली हवा में सबने सांस ली है। सब लोग डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं और राहुल को उसके पापा थैंक्स कहते हैं कि बेटा तुम मान गए, तुम्हारी वजह से ही हम लोग आ पाए। और सब लोग उन पहाड़ों को, उस दृश्य को अपने एकदम आँखों में समा लेना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा होता है जिसे देखकर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी उत्साहित होते हैं। वो वहाँ पर हर चीज़ बहुत सुंदर लग रहा होता है। इसी बीच शाम के टाइम पे सब चाय नाश्ते पर मिलते हैं। तो वहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि कल कहीं आसपास घूमने चलते हैं। राहुल मना कर देता है। राहुल कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग चले जाइएगा, मुझे थोड़ा काम है, मैं यहीं से लैपटॉप पे बैठ के काम करूँगा। तो इस पर रानू कहती है सर ऑफिस को यहाँ पर लाने की क्या ज़रूरत थी, कम से कम ऑफिस को कुछ दिन के लिए आप वहीं पे छोड़ आते हैं। तो इस पर राहुल कहता है मोहतरमा अगर ये ऑफिस नहीं होगा तो हम लोगों का खर्च रोजी रोटी नहीं चलेगी और मैं तुम्हारी तरह केयरलेस इंसान नहीं हूँ। मुझे ऑफिस की अहमियत पता है, मुझे काम की अहमियत पता है और मुझे काम करना अच्छा लगता है। आपकी तरह हर समय उछलना कूदना खिलखिलाना मुझे नहीं पसंद है। ज़िंदगी है, वहाँ पर सीरियस होकर काम करना पड़ता है। तो इस पर रानू कहती है सर, वो राहुल से नहीं बात करती, मिस्टर मेहता से बात करती है। कहती है सर एक बात बताइए, हम इतना पैसा कमा के, इतना टेंशन लेके, इतनी मेहनत करके क्या करेंगे अगर हमारे चेहरे पर एक मुस्कान ना हो और हमारे चेहरे पर एक हंसी ना हो, तो हम ये सब चीज़ें बेकार है।
हम किसके लिए जीते हैं? अपनों के लिए जीते हैं। और जब हमारा चेहरा यूं ही लटका हुआ रहेगा, हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे, तो हमारे अपने हमसे दूर हो जाएंगे, तो फिर हमारा ये पैसा किस काम का? तो उसके इस बात पर मिस्टर मेहता हाँ में हाँ मिलाते हैं, कहते हैं हाँ बेटा तुम सही कह रही हो। बस कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये प्राकृतवादियाँ नहीं पसंद है और जिन्हें ये इतना सुंदर नेचर नहीं पसंद है, लेकिन उनका कुछ नहीं हो सकता। उन्हें बस अपनी दुनिया पसंद है, एक रूम पसंद है, उसके अंदर एक लैपटॉप पसंद है और ऑफिस पसंद है। रानू और मिस्टर मेहता राहुल की टांग खींचते हैं, तो राहुल को लगता है कि ये लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, तो ये घूर के अपने पापा की तरफ देखता है, तो उसके पापा मुस्कुराने लगते हैं और कहते अच्छा ठीक है, कल शाम जो है ठीक है, फिर कोई नहीं जाएगा, अगर राहुल नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा, मिस्टर मेहता बोलते हैं। तो इस पर राहुल फिर गुस्सा होने लगता है, क्या है पापा, आपने कहा मैं यहाँ आऊँ, मैं यहाँ पर आ गया, अब आप कह रहे हो कि मैं घूमने चलूँ। आप क्यों हर समय मुझे बार बार मेरे पर प्रेशर बना रहे हो? आप लोग जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, आप लोग चाहिए। तो इस पर मिस्टर मेहता कहते बेटा क्या तुम्हारी कमी ड्राइवर पूरा कर पाएगा? और अगर मान लो कोई दिक्कत हो गई, ये दो लड़कियां हैं और मुझे ही कोई दिक्कत हो गई, तुम जानते हो मैं बीमार हूँ, मुझे ही कोई दिक्कत हो गई तो ये दो लड़कियां क्या कर पाएंगे? तो राहुल कहता है कि पापा फिर से ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये जो दो लड़कियों की आप बात कर रहे हैं ना, इसमें एक तो झांसी की रानी है, वो तो सब कुछ कर लेगी, रही बात दूसरे की तो वो दूसरी मुझे फ़ोन कर देगी। तो इस पर मिस्टर मेहता कहते हैं ठीक है, कोई नहीं जाएगा, ना तुम जाओगे ना हम लोग जाएंगे, हम लोग बस यहीं पर रहेंगे, आसपास अपना इन वादियों को देखेंगे बस। तो राहुल समझ जाता पापा जिद कर रहे हैं, तो वो कहता है कि ठीक है पापा, चलिए मैं चलूँगा कल, ठीक खुश? तो इस पर वो कहते हैं हाँ। और इस तरह खाना वाना खाने के बाद सब लोग आराम करते हैं। दूसरे दिन सब लोग घूमने का प्लान बनाते हैं और वो सब लोग पास में ही एक जगह होती है, वहाँ घूमने के लिए निकलते हैं। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होता है, पहले तो गाड़ी से सड़क तक गाड़ी से जाते हैं, लेकिन नीचे एक मंदिर होता है, वहाँ तक जाने के लिए रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ होता है, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है। रानू के कहने पर मिस्टर मेहता उस मंदिर के लिए वो भी जाना चाहते हैं वहाँ मंदिर पर, तो वो कहते हैं चलो थोड़ी देर के लिए मंदिर चलते हैं, दर्शन करके फिर वापस आ जाएंगे। राहुल को ये बातें भी बहुत अखरती है कि ये लोग घूमने आए हैं कि दर्शन करने आए हैं। तो उसके पापा समझाते हैं बेटा अगर हम लोग यहाँ तक आए हैं और यहाँ आकर हम लोगों ने दर्शन नहीं किया तो ये गलत बात है, और कितनी दूर का रास्ता, थोड़ी ही दूर का रास्ता है, तो चलो चलते हैं, पैदल निकल चलते हैं। और पापा के कहने पर राहुल पैदल निकल पड़ता है और बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता रहता है, तो अक्सर उसके पैर कई जगह लड़खड़ा जाते हैं, पत्थर पर पड़कर थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। तो इस पर रानू ने कहा कि सर क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ आपका? तो राहुल कहता है कि क्या करेंगी हेल्प, मुझे गोदी लेकर चलेंगी? ये रास्ते ऐसे ही हैं, आप अपना ध्यान रखिए, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ और मैं चल सकता हूँ। आपने क्या समझ के रखा है मुझे कि मैं चल नहीं पाऊँगा, इन पथरीली राहों पर मैं नहीं चल पाऊँगा? तो रानू कहती है कि नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस मैंने कहा कि अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं वो कर सकती हूँ। तो राहुल गुस्से में बोलता है कि आप अपनी हेल्प कीजिए, मेरी हेल्प की चिंता आप मत कीजिए। और वो गुस्से में रहता है कि ये लोग फालतू के काम किया करते हैं, लोगों को ये लोग घूमने आए थे तो जहाँ पर आसानी से गाड़ी जा सकती है वहाँ घूम सकते हैं, मंदिर या पथरीली राहों पर जाने की क्या ज़रूरत है? सब लोग आगे परी और रानू चल रहे थे। रानू ने कहा कि तुम्हारे भाई को तो किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। अरे मैंने तो उनसे आसानी से पूछा कि आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने तो ऐसे ही मुझे ताने में सुना दिए सब कुछ। परी कहती है भाभी रानू आप टेंशन मत लीजिए, भैया हैं, आराम से चले आएंगे, आपको पूछना ही नहीं चाहिए था, चलिए हम लोग पिक लेते हैं। सब लोग पिक ले रहे थे और मिस्टर मेहता भी आराम से चल रहे थे। रानू ने उनका हाथ पकड़ के रखा था, सब लोग आराम से नीचे उतर रहे थे। इसी बीच उन्हें किसी के पीछे चीखने की आवाज़ आई, वो आवाज़ राहुल की थी। परी और रानू ने मुड़ के देखा
तो राहुल नीचे गिरा हुआ था, उसके पैर मुड़े हुए थे। तो परी चीख पड़ती भैया, वो पापा के हाथ छोड़ती है और रानवी के सर उसके मुंह से भी निकल आता है सर। तो दौड़ के दोनों उसे उठाती हैं और एक चट्टान पर बैठाती हैं। तो राहुल के पैर में मोच आ गई होती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। इस पर रानो कहती सर आप शांति से बैठ जाइए, मैं अभी सही कर दे रही हूँ। और वो उसके पैर को मलती है और थोड़ा सा उसके पैर को खींचती है, तो थोड़ा सा उसे रिलीफ मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। सब लोग किसी तरह मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं और वापस रानो एक व्यक्ति से हेल्प लेती है कि आप सर को भेज दीजिए बाइक से। और तो वो व्यक्ति राहुल को सड़क तक भेजता है और लाकर राहुल आकर गाड़ी में बैठता है। उधर से वो लोग धीरे धीरे आते हैं और आकर जब वो अपने गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते राहुल का पैर काफ़ी सूज गया होता है और जिसकी वजह से और उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। रानो फिर उसे वहां पर पहुंचकर आइडेक्स वगैरह लगाती है और पेन किलर की एक टैबलेट देती है और फिर उसके बाद वो राहुल आराम कर रहा होता है, वो अपने बेड पर बैठा हुआ काम कर रहा होता है। तो रानो कहती है सर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा और ये दर्द थोड़ा लेट जाएगा, मैं थोड़े से लेप बना के लाती हूँ, मैं लगा देती हूँ। तो इस पर राहुल गुस्से में कहता है ये सब आप ही की देन है, आपने जिद की थी ना मंदिर जाने की, तो आप वहाँ पर मुझे लेकर गई जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई और ये सब आप ही की देन है। तो इस पर रानो सोचती है क्या अजीब बंदा है, हर बात हर चीज़ में मुझे ही ब्लेम कर रहा है। वो कुछ नहीं बोलते, सोचती गुस्से में है, दर्द हो रहा है, तो चुपचाप से चली जाती है। वो उसके लिए नाश्ता लेकर जाती है, उसे नाश्ता देती है और दवा खाकर राहुल सो जाता है। दूसरे दिन सबका कंपनी फाइल जाने का इरादा होता है, पर राहुल के पैर में ज़्यादा चोट आने की वजह से सब लोग मना करते हैं कि नहीं रहने देते हैं, फिर कभी चले जाएंगे, फिर आएंगे तो फिर चले जाएंगे। पर राहुल की जिद करने लगता है नहीं आप लोग यहाँ आए हो तो आप लोग चले जाइए और मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, लवली काका है तो मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग चले जाइए। परी और उसके पापा रानो से कहते हैं चलो बेटा चलते हैं, लवली काका तो हैं ही, वो देख लेंगे। तो इस पर रानो कहती है कि अंकल आप चले जाइए, सर को शायद किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैं यहीं पर रुक जाऊंगी, मैं पहले भी पापा के साथ आ चुकी हूँ, तो पापा के साथ मैं घूम चुकी हूँ, तो मैंने सब कुछ देखा हुआ है, आप लोग चले जाइए, आपको ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की और मैं यहाँ पर रह लूँगी। तो इस पर उसके पापा भी चाहते हैं कि रानो थोड़ी देर वहाँ रुके, क्योंकि वो रानो को बहुत पसंद करते थे और रानो बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत इतने दिनों से वो उनके साथ रह रही थी, तो उसके हर नेचर के बारे में, उसकी हर चीज़ के बारे में वो बहुत अच्छे से जान गए थे। टाइम होता है, सब लोग निकल जाते हैं और राहुल यहाँ पर लैपटॉप पर बैठे बैठे काम कर रहा होता है कि अचानक उसके हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। वो जब मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुकता है, पर उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है, तो अपना पैर ज़्यादा नहीं मोड़ पाता, तो वो लवली काका को आवाज़ देता है, लवली काका, लवली काका। तब ये आवाज़ सुनकर रानो को लगता है कि सर को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो भागी हुई आती है, कहती जी सर। तो राहुल कहता तुम नहीं गई, सब लोग गए घूमने, तुम नहीं गई, तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो? तो रानो कहती है सर आपके पैर में चोट लगी थी, अब मुझे लगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, इस वजह से मैं नहीं गई। तो इस पर राहुल फिर गुस्सा करने लगता है कि जब सब लोग गए तो तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो, तुम्हें रुकने की यहाँ क्या ज़रूरत थी? और तो इस पर लवली की रानो कहती है कि सर अभी आप चिल्ला रहे हैं और लवली काका यहाँ पर है नहीं, अगर वो कोई नहीं है और आप ऐसे ही चिल्लाते रहते, मैं ना अगर होती तो इस पर राहुल कहता आप मुझ पर एहसान कर रही हैं रुक कर यहाँ पर,
किसने कहा था आपको रुकने के लिए? आप जाइए, मैं अपना काम कर लूँगा। ये कहते कहते मोबाइल उठाने लगता है कि वो गिरने वाला एकदम हो जाता है। तब तक उसे रानू संभाल लेती है और बेड पर सही से फिर उसे बैठाती, कहती सर ठीक है, अच्छी बात है, आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, मत लीजिए, लेकिन कम से कम आप इतना तकलीफ अपने आप को मत दीजिए। अगर आप अभी बेड से गिर जाते तो अभी आपके पैर में मोच आई है तो आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता। वो भी गुस्से में बोल देती है। राहुल उसका चेहरा देखता रहता है। वो डांटने के एकदम अंदाज में उससे बात करती है। वो कहती है सर मैं जानती हूँ आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप महान हस्ती हैं, आप किसी से कुछ ना बात करना चाहते हैं, ना मुस्कुराना चाहते हैं, ना हंसना चाहते हैं, बस आपको काम की ज़रूरत है तो आप काम करते रहिए। मेरा क्या है, मैं कुछ दिन 2-4 दिन के लिए यहाँ पर हूँ, 2 दिन के लिए हूँ, इसके बाद मैं ऑफिस, मुझे आना जाना है, मुझे तो आपके साथ काम भी नहीं करना, मैं तो सर के साथ काम करती हूँ, लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ मैं आपको इस तरह गिरने नहीं दे सकती हूँ, मैं इस तरह आपको परेशान नहीं होने दे सकती हूँ। आप मुझे जो भी समझिए, मैं आपको इस तरह परेशान नहीं होने देना दूंगी। वो थोड़ा गुस्से में, थोड़ा डांटने की आवाज़ में बोलती है। तो इस पर राहुल उसका चेहरा देख रहा होता है। किसी ने उसे पहली बार इतने अपनेपन से डांटा था, इतने हक से डांटा था, वो उसे देखे जा रहा था और रानू यहाँ पर बोले जा रही थी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी कभी मुस्कुरा दिया करो, यहीं पर भाग 2 ख़त्म होता है। और अब आप आगे देखिएगा कि इन लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंज होता है। क्या रानू को राहुल से प्यार होता है या रानू की शादी कहीं और हो जाती है, राहुल फिर ऐसे ही रह जाता है। ये सारी बातें सुनने के लिए आप भाग 3 देखिएगा। और मैं ऐसा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये कहानी बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानियों को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपके प्यार पर ही मेरी कहानियाँ आगे जा रही हैं और आप लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हो, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी आप सबका। आप लोग अपना प्यार मेरी कहानियों पर यूँ ही बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। अभी हम लोगों ने आप लोगों से लाइव हम लोग मिले थे और लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को एक ऐसे गेम से मिलवाया था जिसे शायद आप लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग बचपन में तीर कमान खेलते थे ना, सेम ये प्रतियोगिता वैसे ही, सेम क्या वही प्रतियोगिता थी तीर कमान की, धनुष अंदाजी की। तो बहुत अच्छी प्रतियोगिता थी। लाइव हम लोगों ने प्रसारित भी किया है हमारे चैनल पर, आप उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी प्रतियोगिता हुई है और हमारे बच्चों ने, हमारे यूपी के बच्चों ने ही बाजी मारी है, जो कि सबसे खुशी की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।